की सूरत हाल लगातार बिगड़ी हुई है। अभी तक हालात ठीक नहीं हो रहे हैं। हम आपके साथ तमाम चीज़ें शेयर कर देते हैं। पाकिस्तान के हवाले से बड़ी परेशान कुन इतलात हैं। ईरान के बाद सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान में हुआ है। वो कैसे हुआ, मैं पाकिस्तान की तफसीलात आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले ईरान और अमेरिका की लड़ाई के हवाले से इस वक्त तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। लड़ाई में बहुत सारे और ममालिक अब कूदना शुरू हो गए हैं, जिनमें सबसे पहले बरतानवी वज़ीर आज़म ने अमेरिका को अपनी मिलिट्री बेसिस ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। इससे पहले बरतानिया ने मना किया था, लेकिन क्योंकि अमेरिका के जो भी हथियार ईरान की रेंज में है, तो ईरान लगातार उनके ऊपर अटैक कर रहा है और शायद इस सूरत हाल का अंदाज़ा नहीं था अमेरिका को। तो अब बरतानवी बेसिस को इस्तेमाल करना चाहता है अमेरिका। उससे ज़रा फ़ायदा ये होगा कि कुछ बेसिस ईरान की रेंज से बाहर है। एक ये भी इतला आई है कि साइप्रस जो है वो तुर्की के पास है और यूनान के पास है आधा, और बीच में कुछ एरिया जो है वो बरतानिया के पास भी है, और वहाँ पे बरतानिया की मिलिट्री बेस है। उसके ऊपर भी ईरान ने मिसाइल दागा है, वहाँ पे भी हमला किया है। और फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया का एक मुश्तरका बयान भी आया है। यानी अब ये ममालिक आहिस्ता आहिस्ता इस जंग का हिस्सा बनने की तरफ आ रहे हैं। ये जो मुश्तरका बयान है, इसमें इन ममालिक ने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो ईरान के ख़िलाफ़ दिफाई कार्रवाई करने का पूरा हक रखते हैं। यानी हम भी एक अस्करी कार्रवाई कर सकते हैं ईरान के ख़िलाफ़। तो फ्रांस और जर्मनी भी बरतानिया के साथ खड़े हो गए। तो अमेरिका को आहिस्ता आहिस्ता इत्तहादी मिल रहे हैं। मिडल ईस्ट के अंदर जिन ममालिक पे ईरान ने जवाबी कार्रवाई की अमरीकी अड्डों पर, उन ममालिक ने भी इंदिया दिया है कि वो ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं और जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये मज़ीद ममालिक इसके अंदर कूदते जा रहे हैं। चाइना और रशिया वो भी सख्त बयान दे रहे हैं, और उनकी जानिब से बड़ी क्लैरिटी के साथ ना सिर्फ अमेरिका की बल्कि इसराइल की मजम्मत की गई है, और ईरान के ऊपर हमलों को गैर कानूनी और बिला जवाज़ करार दिया गया है। बल्कि उन्होंने शदीद इन चीज़ों की मजम्मत की है और सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई की शहादत के ऊपर ज़ोरदार तरीके से आवाज़ उठाई है। ख़ास तौर पर रशिया ने। लबनान से हिजबुल्लाह ने इसराइल के ऊपर मिसाइल दाग दिए हैं। देखें, हिजबुल्लाह जो है इसको ईरान ने हमेशा सपोर्ट किया है, और लबनान में हिजबुल्लाह की जड़ें हैं, और इसराइल को इस बात का पता था। इसराइल काफ़ी अरसे से लबनान के ऊपर बार बार अटैक करता है, लेकिन इस वक्त क्योंकि इसराइल खुद बहुत बुरी तरह हमलों की जद में है, तो लबनान की जानिब से हिजबुल्लाह ने इसराइल के ऊपर मिसाइल दागे हैं। अब तक की इतला के मुताबिक 6 मिसाइल आकर लगे हैं। ये सूरत हाल है जो बाकी ममालिक इसमें आहिस्ता आहिस्ता कूद रहे हैं, इसका हिस्सा बन रहे हैं। ईरान पर हमले बहुत शिद्दत से हो रहे हैं। दूसरी जानिब ईरान भी मिसाइलों की बारिश कर रहा है। अब कुछ मनाजिर ऐसे देखे हमने, जो लोग वीडियोस बना के ये दिखा रहे हैं कि ईरान ने इसराइल के ऊपर बाज़ टाइम पे ऐसा दिखाई दिया जैसे मिसाइलों की बारिश कर दी। बहुत ज़्यादा मिसाइल जाकर गिरे हैं, और जो कतर के अंदर अमरीकी बेसिस हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ईरानी मिसाइल जाकर गिरे हैं। और कुछ मिसाइल अब वो ये बता रहे हैं कि पहले जो मिसाइल आ रहे थे उनकी रफ्तार और तरह थी, वो दिखाई भी दे रहे थे, लेकिन अब जो मिसाइल आ रहे हैं वो तो दिखाई भी नहीं देते, बहुत रफ्तार से आ रहे हैं। उनका सिर्फ धमाका सुनाई देता है और वो सिर्फ आवाज़ आती है उनकी। तो अब ईरान जो है वो हाइपरसोनिक या बहुत जदीद हथियार इस्तेमाल करना शुरू हो गया। ईरान के पास हथियार हैं कितने, इसके बारे में मैं आपको ये बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि ईरान के पास कितने मिसाइल हैं और वो कितने दिनों तक इन मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। तो ये ज़ख़ीरे के बारे में ना कोई भी मुस्तनद इन्फॉर्मेशन नहीं है। अमेरिका और इसराइल के जो सोर्सेज हैं उनका अंदाज़ा है कि ईरान के पास 3 से 5 हज़ार मिसाइल हैं, और ये ऐसे मिसाइल हैं जो खौफनाक मिसाइल हैं। यानी अगर वो रोज़ाना भी 100-150 मिसाइल चलाए, 200 मिसाइल चलाए, तो तब भी वो 1 महीने तक ये लड़ाई लड़ सकता है। यानी 3,000 से लेकर लगभग 5,000 तक के मिसाइलों का एस्टीमेट है अमेरिका के पास और इसराइल के पास। जबकि ईरान का ये दावा है कि उनके पास बहुत बड़ी मिकदार में मिसाइल है। जो पुराने मिसाइल हैं ईरान के पास, जो वो हमेशा से इस्तेमाल करता चला है रवायती मिसाइल, वो तो उन्होंने बहुत सारे बनाए हुए हैं। लेकिन जो जदीद मिसाइल हैं उनकी गिनती थोड़ी है। लेकिन अमेरिका के और इसराइल के मुताबिक, और जो कुछ तखमीने आलमी सतह पे दिफाई इदारों ने और तंजीमों ने लगाए हुए हैं, या जो उन्होंने सोर्सेज से इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, उसमें वो अगर बहुत ज़्यादा भी हैं तो वो 5,000 कहे जाते हैं। कुछ सोर्सेज ये भी कहते हैं कि 8,000 तक हैं। तो ईरान काफ़ी देर तक ये लड़ाई कर सकता है। अगर वो इस लड़ाई को वक्फे के साथ करे तो वो काफ़ी नुकसान भी पहुंचा सकता है। अच्छा, क्या ईरान में रजीम तब्दील किया जा सकता है? देखें, ये सारा मामला हो तो इसलिए रहा है कि ईरान को दबाव में लिया जाए और ईरान को उन शराइत पे लाया जाए
जिन शराइत के ऊपर अमेरिका और इसराइल राज़ी हो जाएं और इसराइल के लिए ख़तरा हमेशा के लिए टल जाए या ख़त्म हो जाए, या अरब ममालिक भी अपने आप को ईरान से एक ऐसा मुल्क समझेंगे जिसको अब ईरान की तरफ से कोई ख़तरा नहीं है। हालांकि ईरान के मामलात अरबों के साथ कभी उतने बुरे उस तरह रहे नहीं, ज़्यादा उनका फड्डा जो है वो इसराइल के साथ ही रहा है। बहरहाल क्या ईरान में रजीम तब्दील किया जा सकता है? तो अब तक जो सूरत दिखाई दे रही है उसमें डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपील कर रहे हैं ईरान की आवाम से कि आप निकलें और निकल कर आप हुकूमत पे कंट्रोल करें। और डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपील कर रहे हैं ईरानी फोर्सेस पे, धमकी भी लगाते हैं, अपील भी करते हैं कि जनाब आप हथियार फेंक दें और इस लड़ाई का हिस्सा ना बने और आप हुकूमत की बात ना सुने। इस किस्म के पैगामात जो हैं वो हैकर्स फैला भी रहे हैं और जो मुसाद है इसराइली एजेंसी वो बहुत ज़्यादा इसमें प्रोपेगेंडा करने में तेज़ है। वो वहाँ पे ईरान के अंदर भी प्रोपेगेंडा करवा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो बात साफ दिखाई देती है, ज़मीन पर उतरे बगैर ईरान में रजीम चेंज करना शायद मुमकिन नहीं होगा। आयतुल्लाह ख़ामनई जो हैं वो उनकी उम्र देखें ना, अब 86 साल उनकी उम्र थी। इस उम्र के अंदर वो शहीद हो गए। जितना उनकी ज़िंदगी ने फ़ायदा दिया ना ईरानियों को, उतना ही उनकी शहादत ने भी फ़ायदा दे दिया। यानी जो उन्हें इस बात का आइडिया था, अब कुछ लोग ये कह रहे हैं तज्ज़ियाकार के आयतुल्लाह ख़ामनई खुद शहीद होना चाहते थे और उनकी ये ख्वाहिश थी कि उनको शहीद कर दिया जाए, क्योंकि वो ये जानते थे कि अगर उन्हें शहीद कर दिया गया तो उसके बाद ईरान में रजीम चेंज करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आवाम की एक बहुत बड़ी वेव खड़ी हो जाएगी और एक बड़ी हमदर्दी मिल जाएगी आयतुल्लाह ख़ामनई और उनके हमायतियों को। तो उसके बाद रजीम चेंज करना शायद मुमकिन नहीं रहेगा। तो अब यही सूरत हाल ईरान में देख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग यकजहती के लिए निकल रहे हैं, अमेरिका के ख़िलाफ़ निकल रहे हैं, इसराइल के ख़िलाफ़ निकल रहे हैं। तो ये चीज़ें नॉर्मली जंग के दिनों में ऐसे होती नहीं, लेकिन यहाँ पे हम होती हुई देख रहे हैं। तो वो जो ख्वाहिश थी एक आयतुल्लाह ख़ामनई की कि उनकी मौत भी ईरान के काम आए, तो वो ऐसा लगता है कि वो काम आई है। तो ईरान में अगर रजीम तब्दील करना है तो ग्राउंड पे फोर्सेस को उतारना पड़ेगा और फिर एक लंबी लड़ाई के नतीजे में ही रजीम तब्दील हो सकता है। और अभी आप वैसे कुछ कह नहीं सकते, बहुत कंफर्म इत्तला आप नहीं दे सकते, क्योंकि ईरान के अंदर एक बागियों का या आप कह लें गद्दारों का भी एक बहुत बड़ा हुजूम है। बहुत सारे गद्दारों को पहले ही सज़ाए मौत दी गई है, बहुत सारे गद्दारों को ईरान में सज़ाएँ दी गई हैं। और ये भी अभी जो जिन लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन दी है, जो जासूसी करते रहे हैं, वो भी ईरान के अंदर ही मौजूद हैं सारे लोग। तो ये आप कह नहीं सकते कुछ कि कल क्या हो जाएगा, लेकिन रजीम तब्दील करने के लिए ऐसा लगता है कि ज़मीन पे आना पड़ेगा। और यही सूरत हाल जो है वो अफ़गानिस्तान की भी है। अगर अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान चाहता है कि रजीम तब्दील कर दिया जाए तो ग्राउंड फोर्सेस के वहाँ पे जाकर कंट्रोल करने तक ये नहीं, किसी भी अमली तौर पे फिज़िकली इंटरफेरेंस किए बगैर पाकिस्तान में इतने बड़े पैमाने पर शटर डाउन हड़ताल का होना या बाज़ारों का बंद होना, ये पहली मरतबा हुआ है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे लोग और भी कह रहे हैं। बहुत ही सीनियर सियासतदान हैं जावेद हाशमी साहब, उनका स्टेटमेंट पहले आप सुन लीजिए। वो ये कहते हैं, आज जो मैंने पहिया जाम हड़ताल देखी वो मैंने अपनी सियासी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी। भुट्टो दौर में हमने पहिया जाम हड़ताल की कोशिश की थी। कराची में एक ट्रेन को रोकते हुए 7 लोग अपनी जान धो बैठे थे। इस दफ़ा ना तो कोई रोकने वाला था ना टोकने वाला। फिर भी अवाम ने रज़ाकाराना तौर पर खसूसन अंदरूने सिंध, लाहौर और बलूचिस्तान भर में भरपूर शिरकत की है। इस्लामाबाद और पिंडी में हुकूमत को मेट्रो तक बंद करना पड़ी। बसंत के त्यौहार को सियासी ढाल बनाकर जो वसाइल इस एहतजाज को रोकने के लिए इस्तेमाल किए गए, उनका जवाब भी इन्हें देना पड़ेगा। फिर भी नाकामी हुई। यूं लगा जैसे 8 फरवरी 2024 को अवाम ने बगैर किसी पोलिंग एजेंट, बगैर किसी इंतखाबी निशान इमरान खान के नजरिए को वोट दिया था। आज वही मंजर दोबारा दोहरा दिया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने सिमत दी और तहरीक इंसाफ के वोटर ने उस पर अमल किया। इस पर वो और कारकुनान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जर्नैली टोले की हार हो चुकी है। अवाम ने उन्हें बैरकों में वापस भेजने का फैसला कर लिया है। सच्चाई छुप नहीं सकती। अब इन्हें जेल भरो तहरीक की डायरेक्शन देनी चाहिए। अवाम इन्हें मायूस नहीं करेगी। ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल की कामयाबी पर जावेद हाशमी साहब जो हैं वो गवाही दे रहे हैं। इस पे जो है वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने और दीगर लोगों ने भी अपना स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा, जबर, फस्तायत और रियासती घुटन के इस तारीख माहौल में मुल्क भर में यौम स्याह और यौम सौक के मौका पर होने वाला शटर डाउन और शाम के वक्त निकाली जाने वाली मशल बरदार रैलियां
इस अमर का दो टोक ऐलान कर रही हैं कि कौम बेदार हो चुकी है। और बहुत सारी चीजें और भी इन्होंने लिखी हैं। उन्होंने कहा, यह जिद्दोजहद किसी एक दिन एक एहतजाज या एक मुतालबे तक महदूद नहीं है, ये एक मुसलसल शऊरी और असूली अज़म है। हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक वतन अजीज को इन घुस बैठी कुव्वतों, अवाम दुश्मन पॉलिसियों और आइन शिकन अनासर से मुकम्मल निजात नहीं मिल जाती। तो ये तहरीक चलती रहेगी। हम मैदान में मौजूद हैं, मुत्तहिद हैं और हर कीमत पर डटे रहेंगे। ये स्टेटमेंट जनाब अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने भी इस कामयाबी के ऊपर बात की है कि मैं कामयाब शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान में तमाम सियासी पार्टियों को मुबारकबाद देता हूं। मैं तमाम पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपने मैंडेट पर डाका डालने वालों को आज एक दफा फिर पैगाम दिया कि हम इमरान खान साहब के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आज पूरे पाकिस्तान में लोगों ने अपने दिल से शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल में हिस्सा डाला। और भी इन्होंने बहुत सारी बातें की कि जो टोला मुसल्लत किया गया उसको मुस्तरद कर दिया। इसकी गवाही जो है वो दीगर कुछ लोगों ने भी दी है। जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के हाफिज अब्दुल्ला साहब वो गवाही दे रहे हैं कि बड़ी कामयाब हड़ताल थी। बहुत सारी जगहों पे मैंने सहाफियों से पूछा, कई जगह पे ऐसा हुआ कुछ दुकानें खुली, लेकिन ओवरऑल बहुत सारी जगहों पे दुकानें बंद भी हुई। देखिए, अगर आप ये कहें ना कि 50% खुली और 50% बंद हुई, तो इसके बावजूद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन की बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि एक दुकान भी बंद करने के लिए उन्होंने डंडे सोटे का या ताकत का या धमकी का या जलाओ घराओ का इस्तेमाल ही नहीं किया। उन्होंने सिर्फ कॉल दी और पाकिस्तानियों ने बंद कर दिया। यह बात बड़ी अलार्मिंग है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए। बहरहाल बसंत भी नाजरीन खत्म हो गई। बसंत को आपको पता है इसीलिए रखा गया था अर्ली, वरना बसंत नॉर्मली जो है वो मार्च के महीने में आती थी या फरवरी के एंड पे आती थी, लेकिन आगे रमजान भी आ रहा है, लेकिन एक हफ्ता आगे बसंत जा सकती थी, लेकिन नहीं की गई। वजह यही है कि ये चाह रहे थे कि 8 फरवरी का जो एहतजाज है उसके सामने बसंत को लाकर खड़ा करें और बसंत को एक ऐसी चीज के तौर पे पेश करें कि जनाब लोग तो इधर मसरूफ हैं तो कवरेज भी यहां पे हो जाए। इसमें कुछ हद तक कामयाब तो हुए हैं और बसंत लोगों ने मनाई भी है। लेकिन देखिए, कोई बसंत मनाए, कोई शादी करे, कोई कॉन्सर्ट में जाए, कोई रोजे रखे, कोई ईद मनाए, कोई कुर्बानी करे, कोई किसी मेले में जाए, कोई मैच देखने जाए, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि लोग इमरान खान को भूल गए। अगर किसी वक्त भी किसी के दिमाग में यह खुन्नास आता है कि वो इमरान खान को लोगों के दिमाग से निकालने में कामयाब हो गया है, तो मैं आसिम मुनीर साहब को कहता हूं कि आप अपनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को साथ मिलाकर 1 महीने का टाइम लेकर जलसा कर लें, मोटरवे के ऊपर कर लें, ताकि किलोमीटरों में बंदे नाप लिए जाएं, और उसके बाद 24 घंटे आप इमरान खान साहब को दे दें और फिर आप दोबारा नाप लें मोटरवे को। आपको पता चल जाएगा। वहीं से अडियाला से निकालकर बाहर मोटरवे पे लेकर आए और इजाजत दें 24 घंटे की, फिर आप देखें पाकिस्तानी कैसे पहुंचते हैं हर तरफ से। तो अगर किसी के दिमाग में यह बात है ना कि इमरान खान को लोगों के दिमाग से कोई बसंत करके, किसी की शादी की वजह से या किसी के फंक्शन की वजह से या किसी के और माहौल की वजह से या गाने बजाने की वजह से, कोई नई फिल्म लॉन्च होगी उसकी वजह से इमरान खान को लोगों के दिमाग से निकाल देंगे, ये नहीं होगा। रूटीन की चीजें चलती रहेंगी। और ये बसंत किसी के बाप का त्यौहार तो नहीं है, यानी ये बसंत तो एक त्यौहार है और जो लोग बहुत पहले से मना रहे हैं। मरियम नवाज पैदा भी नहीं हुई थी। मैं एक मियां असलम साहब थे, एक एडवोकेट हुआ करते थे, बहुत छोटे छोटे हम होते थे। वो बताते हैं कि वो नवाज शरीफ वगैरह के साथ उनके मोहल्ले में रहते थे अंदरून शहर में, और वो हमें बताया करते थे बचपन में कि जब हम पतंगबाजी करते थे तो अक्सर नवाज शरीफ साहब पिन्ना पकड़ के पीछे खड़े होते थे। वही उनका दावा था। तो मियाँ साहब भी पतंगबाजी करते थे, शौकीन थे, लेकिन अभी मियाँ साहब की हालत क्या हो गई है, बड़ी पतली हालत है और शिकस्त उनके चेहरे पे दिखाई देती है। बहरहाल चरखियों के इस्तेमाल पे इन्होंने बंदे बुंदे पकड़ लिए काफ़ी। अच्छा, कुछ लोग बेचारे जाँ बहक भी हो गए, बेचारे फौत हो गए लोग बसंत की हादसात के अंदर। एक हमारे जर्नलिस्ट हैं वो भी फौत हो गए छत से गिर के, अफसोसनाक वाक़या है। लेकिन चरखियों के इस्तेमाल पे ना मरियम नवाज ने खास तौर पे ट्वीट किया था कि चरखियों को इस्तेमाल नहीं करना, सख्ती से मना है, और इस इस्तेमाल की वजह से कोई बंदे बुंदे गिरफ्तार भी किए हुए हैं, बेचारे पुलिस स्टेशन में बंद किए हुए हैं। तो वीडियोज गर्दिश कर रही थी हमजा शहबाज और ये अयाज सादिक, ये चरखियों के साथ गुड़ियाँ उड़ा रहे थे। तो यहाँ पे तो नहीं कोई पकड़ता, अमीर आदमी को कोई नहीं पकड़ता, ताकतवर आदमी को कोई नहीं पकड़ता, जो हाथ डालता है गरीब आदमी पे डालता है, गरीबों के बच्चे पुलिस पकड़ के ले जाती है, और तो कुछ भी नहीं है। बहरहाल बसंत खत्म हो गई, अब सोचो आगे क्या करना है, क्योंकि इमरान खान भी वहीं पे है, कौम भी वहीं पे है और आपकी जाली हुकूमत भी वहीं पे है।
और कौम अपने मैंडेट का मुतालबा करने वाली वो भी वहीं पे है। तो नाजरीन, अब जबरदस्ती बेचारे दुकानें खुलवा रहे थे, ये मनाजिर तो हमने देखे, लेकिन जबरदस्ती दुकानें बंद करवाने के मनाजिर हमने नहीं देखे। अब पूरे पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन पे बात हुई है। एक्चुअली तो कामयाबी ये है ना कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन पे बात होनी चाहिए थी, लोग उसको डिस्कस करते, तो वो पूरे पाकिस्तान में डिस्कस हुआ है। ऐसा नहीं है कि लोगों ने उसके बारे में बात नहीं की। अब नाजरीन, आज के दिन में भी बड़ी डेवलपमेंट है। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब के हवाले से कुछ केसेस लगे हुए हैं और उनकी अपीलें लगी हुई हैं। देखिए, एक तो अपीलें वो हैं जो इमरान खान साहब और उनके वकला या उनकी अहलिया अदालतों में करते हैं कि जनाब हमें आज़ादी दी जाए, हमें गलत सजाएं दी गई हैं, तो वो अपीलें करते हैं अपने फैसलों के खिलाफ। तो वो अपीलें तो लगती नहीं है हाई कोर्ट में, वो तो लगने नहीं देते। डोगर साहब को लाया इसलिए गया गालिबन। जो अपीलें इमरान खान साहब के खिलाफ की गई हैं वो अपीलें सारी की सारी लगा दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये बेंच नंबर 1 के अंदर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ये अपीलें सुनेंगे